हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना। 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है ये। तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पिछला चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम सूखे बालों में कंघी रगड़ें तो क्या होता है, और फिर उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो कागज़ के टुकड़ों से चिपक जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। और आवेश क्या होता है और ये कहाँ से आता है, ये पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक थे 19वीं सदी में। तो हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने यह पता लगाया कि परमाणु कोई अविभाज्य कण नहीं होता, बल्कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1886 में गोल्डस्टीन ने यह पता लगाया। ठीक है, दोनों वैज्ञानिकों ने इन्होंने पता लगाया, उन्होंने 1886 में और जे टॉमसन ने 19वीं शताब्दी में। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब उनका नाश नहीं किया जा सकता। लेकिन गोल्डस्टीन और जे टॉमसन ने यह पता लगाया कि परमाणु में किरणें होती हैं जो कि धनावेशित होती हैं। इनका नाम प्रोटॉन दिया गया। यह इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा होती हैं और इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत होती हैं, मतलब उल्टी होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम E- इस तरीके से दिखाते हैं, E- क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन को P पॉजिटिव से दिखाते हैं क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ये ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 इकाई होता है और इसका आवेश पॉजिटिव होता है। ऐसे ही इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, वो नगण्य होता है और इसका आवेश नेगेटिव होता है। प्रोटॉन परमाणु के सबसे अंदर बीचों बीच स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक परमाणु बना के देखें, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक परमाणु बनाया, तो इसमें प्रोटॉन कहाँ पर होंगे? प्रोटॉन जो हैं परमाणु के सबसे बीचों बीच, जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर होते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच, ये पूरा प्रोटॉन से भरा हुआ होता है और आसपास में जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस टाइम तक आते आते जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। और अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, मतलब उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, उनका नाश नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के अंदर दो मूल कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो होते हैं वो इस सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। अब और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे सबने अपने अपने परमाणु के मॉडल अलग अलग दिखाए थे। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में डाल्टन का पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जैसे कि कोई तरबूज हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ टॉमसन का परमाणु मॉडल। मान लीजिए ये एक तरबूज है, ये जो गोला है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कण हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए मैंने इसमें माइनस का निशान लगाया है। ये मान लीजिए तरबूज के बीज जैसे होते हैं ना, उसी तरीके से ये इसमें धसे हुए हैं। ये पूरा ठोस गोला है, जैसे कि तरबूज होता है, उसमें एक लाल भाग होता है और दूसरा काले कलर के बीज होते हैं। तो ये जो बीज हैं ये टॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन माना कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो हैं इसमें धसे हुए होते हैं। ये परमाणु के अंदर धसे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये ऋण आवेशित होते हैं कि इन पर ऋण आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक है, और ये जो बीच का ये जो टोटल भाग है जिससे तरबूज में से खाते हैं, जो रेड भाग होता है, इसको इन्होंने माना कि ये इस तरीके से ये धनावेशित, मतलब पॉजिटिव धनावेशित गोला है ये पूरा। और ये जो छोटे छोटे इसके अंदर धसे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पूरे हैं ये पूरे के पूरे ये प्रोटॉन है।
तब हमें थॉमसन के परमाणु मॉडल से हमें क्या पता चला कि ये जो बीज की तरह काले काले धसे हुए होते हैं ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी का पूरा जो होता है ये धनावेशित गोला ये प्रोटॉन से बना हुआ होता है। तो सबके इनकी जो व्याख्या सबकी अलग अलग थी, और आगे हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं, और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और ये बीच में नाभिक होती है। ये जो परमाणु के अंदर बीच का हिस्सा है इसको नाभिक कहते हैं। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सोने की पन्नी ली, जो कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, इतनी पतली होगी, जैसे कि एक लाइन समझ लीजिए, इतनी पतली सोने की पन्नी ली होगी, ठीक है, गोल्ड की पन्नी। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो हमें परमाणु दिखेंगे, क्योंकि परमाणु हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो जब इसको जूम करके देखा गया तो इसमें सोने के परमाणु कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। यहाँ पे हम ये पूरे बना लेंगे जैसे कि आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, इसमें से उन्होंने अल्फ़ा कणों को पास किया। अल्फ़ा कण क्या होते हैं? अल्फ़ा कण जो हैं द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं, ठीक है, और ये धन आवेशित होते हैं, और इनका द्रव्यमान जो है 4u होता है। तो ये जो है हमने ये बना लिए हैं। ये जो पतली सी परत है ना सोने की, ये उसको जूम करके हमने बनाया है, और ये जो है ये गोल गोल ये सोने के परमाणु हैं। और यहाँ से उन्होंने यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से अल्फ़ा कण जाएंगे जो कि हीलियम के कण होते हैं। तो वो इस तरीके से इसमें से रेस गुजर रही थी, मतलब एक तरफ से जा रही थी और दूसरी तरफ से पार होके निकल रही थी। यहाँ से जा रही थी, इस तरीके से पार होके निकल रही थी। कोई रेस जो है ऐसे वापस नहीं आ रही थी। लगभग 12,000 रेस जो हैं किरणें इस तरीके से निकली। बस कोई रेस, एक या दो रेस ऐसे टकरा के वापस आई, और छोटा सा कोण बनाया उन्होंने ऐसे। कोई रेस जैसे यहाँ से चली गई, ऐसे छोटा सा कोण बना के वापस चली गई। सिर्फ 12,000 रेज में से एक ही किरण ऐसी थी जो गई और पूरे 180 डिग्री पर वापस आ गई। सिर्फ एक, 12,000 किरणों में से सिर्फ एक किरण ऐसी निकली, ठीक है। क्या हुआ कि सिर्फ कुछ अल्फ़ा कण जो हैं टकरा के विक्षेपित होके बाहर निकले, बाकी सारे के सारे अल्फ़ा कण सीधे सीधे सोने की जो पिन्नी थी वो बारीक सी उसके परमाणुओं से बाहर निकल गए। सारी की सारी किरणें बाहर निकल गई। इसमें से कितनी किरणें निकली थी? लगभग 12,000 किरणें इसके अंदर से निकली थी। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादातर किरणें टकरा के वापस आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसमें थोड़े से ऐसे छोटे छोटे कोण बने, और सिर्फ एक किरण जो 180 डिग्री पर वापस आई थी वो सिर्फ एक ही किरण थी। तो रदरफोर्ड जो हैं वो हैरान हो गए ये देखकर कि ये क्या हो गया। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, जो कि उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत आया था। फिर उन्होंने परिणाम निकाले कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके परिणाम क्या निकले। तो उन्होंने ये परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर, परमाणु के अंदर का जो अधिकतर भाग होता है वो खाली होता है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा कण ये पूरा भाग खाली होता है, क्योंकि अल्फ़ा कण जो हैं बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकले बिना ऐसे चले गए, विक्षेपित होकर वापस नहीं आए, वो सीधा निकल गए। तो उन्होंने ये मान लिया कि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो खाली होता है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। 180 डिग्री पर सिर्फ एक ही लाइन वापस आई विक्षेपित होकर कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में सीमित है। इससे उन्होंने ये माना। 12,000 रेज इसमें गई थी, जिसमें से सिर्फ एक रेज वापस आई थी। उन्होंने ये माना कि नाभिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। देखिए कैसे, ये होती है नाभिक बीच में, और ये जो पूरा है ये होता है परमाणु। तो ये जो इसे कहते हैं हम त्रिज्या। तो ये देखिए ये इससे कितनी छोटी होगी, क्योंकि नाभिक तो खुद परमाणु के अंदर है, 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए क्लियर है कि जब नाभिक परमाणु के अंदर होती है तो obvious सी बात है वो छोटी ही होगी उससे। देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कुछ ऐसा था कि इसके अंदर ये नाभिक होती है और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन।
जो कि इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ। ठीक है, तो इसकी कमियां क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां यही थी कि इस प्रकार अगर ये चक्कर लगाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये इनका स्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण ऐसे गोल गोल घूमकर क्या होगा, त्वरित हो जाएगा, और ऐसा होते होते वो ऊर्जा छोड़ेगा, घूमते घूमते ऊर्जा निकालेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि हम सब जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु स्थायी होते हैं। तो इनके मॉडल की कमियां ये थी। पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। तो यही थी कि उन्होंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके आसपास ऐसे घूमते रहते हैं। तो इनकी कमियां ये थी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आसपास अगर घूमेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घूमते घूमते नाभिक से टकरा जाएंगे और इससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि परमाणु क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे 4.2.3 बोर का परमाण्विक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर जो है अपना मॉडल लेके आए। इनका नाम था नील्स बोर। और इन्होंने क्या अवधारणाएं दी, इन्होंने उनके मॉडल में थोड़ा सा सुधार कर दिया। इन्होंने भी ऐसे बनाया कि बीच में नाभिक होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, एक निश्चित कक्ष पर, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, एक निश्चित कक्षा में। चांद जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है एक निश्चित कक्षा में, उसी प्रकार से इन्होंने परमाणु को कुछ इस तरीके से बनाया कि बीच में जो होती है ये नाभिक होती है, इसे हम नाभिक लिख देंगे। उसके बाद जो ये पहला चक्कर है इसको इन्होंने नाम दिया के, दूसरे चक्कर को एल, सॉरी यहाँ पे मैंने एल लिख दिया, ये पहले का नाम था के और फिर उसके बाद एल, फिर ये थर्ड वाला एम और फिर ये फोर्थ वाला एन, इसको नाम दिया उन्होंने एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसमें जो है इन्होंने नाम दिया क्योंकि ये पहला चक्कर है तो n इज़ इक्वल टू 1, ये दूसरा तो n इज़ इक्वल टू 2 और ये तीसरा तो n इज़ इक्वल टू 3 और ये फोर्थ है तो n इज़ इक्वल टू 4। ये अभी जब मैं फॉर्मूले में आपको समझाऊंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये n इसमें है क्या। तो ये बीच में नाभिक होती है और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूमते रहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा पर घूम रहा है सिर्फ उसी चक्कर पे घूमता रहेगा, दूसरे चक्कर पे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ये थर्ड वाला जो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे वो इसमें ही घूमते रहेंगे, दूसरे पर नहीं जाएंगे, अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहेंगे। तो ये था बोर का परमाण्विक मॉडल। आपको सबको अलग अलग नाम से इनके मॉडल्स याद करने हैं, किसका मॉडल क्या था। अब हम पढ़ेंगे बोर बरी स्कीम के बारे में। ये क्या था, इसमें एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, फॉर्मूला था 2n², और इसमें n जो है n हम मानते हैं कक्षा की संख्या। अभी मैंने बताया था ना कि सब अपने अपने कक्षा पर घूमते रहते हैं, इसमें हम मानते हैं n को कक्षा की संख्या। जैसे कि अगर हम ये मान लीजिए परमाणु है, अभी मैंने आपको बताया था कि पहली में होती है n इज़ इक्वल टू 1, दूसरे में n इज़ इक्वल टू 2, थर्ड में n इज़ इक्वल टू 3, ऐसे ये होती है कक्षा की संख्या। जैसे कि हम के कोश में अगर हम निकालने लग जाएं फॉर्मूले से 2n², तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2n² और n की वैल्यू क्या होगी, पहले कोश में के कोश में 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। ऐसे ही अगर हम एल कोश में निकालने लग जाएं तो वही फॉर्मूला लगेगा 2n², 2 का 2 रहेगा, n की जगह क्या रखेंगे एल कोश में ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम m कोश में निकालने लग जाएं तो क्या निकलेगा, इसमें m कोश में n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3², 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। बोर और बरी स्कीम की सबसे पहली बात तो ये थी, और इसकी दूसरी बात ये थी कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है, जैसे कि ये हमने कोई परमाणु बना दिया, इसके सब कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे जो बाहरी वाला कोश होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो सबसे अधिक संख्या 8 होती है। ठीक है, अधिकतम संख्या 8 होती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 8 से कम हो सकती है लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
और इसकी थर्ड बात ये थी कि किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि पहले वाले के अंदर जो है कक्ष पूरी तरीके से भर नहीं जाते, ये क्रम अनुसार भरते हैं। अब हम जानेंगे 4.4 संयोजकता कि संयोजकता क्या होती है। हम ये तो जानते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से एक परमाणु बना लेते हैं, तो इसमें सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही संयोजकता होती है परमाणु की। जैसे ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 मैंने गोले बनाए हैं 2 इलेक्ट्रॉन के, तो इसकी अगर हम संयोजकता मानेंगे तो इसकी संयोजकता हम 2 मानेंगे इस तरीके से। अगर इसमें 8 होते तो इसकी संयोजकता 8 मानते, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 ही होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं। 8 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। जिन परमाणुओं का ये कोश भरा हुआ होता है, मतलब जिसमें पूरे 8 कोश होते हैं, ठीक है, ये परमाणु कोश पूरा भरा होता है जिसमें 8 होते हैं, तो वो उनकी जो संयोजकता होती है 0 होती है, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होते। परमाणु अपने अंतिम कोश में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, या तो वो परमाणु को ले लेते हैं या तो परमाणु को दे देते हैं। ऐसा ही अपना अष्टक पूरा करने के लिए करते हैं। अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब लेन देन होता है, उसे ही उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे कि हीलियम, लिथियम, सोडियम, सबके बाहरी कोश में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो परमाणु संयोजकता होगी वो 1 होगी। ये जैसे परमाणु हैं, तो हीलियम, लिथियम और सोडियम में ये लास्ट वाला जो कोश होता है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 1 होगी। ऐसे ही अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम की 2 होती है परमाणु संयोजकता, और एल्यूमिनियम की 3 होती है। तो इसका मतलब अगर हम इनके परमाणुओं को देखेंगे तो मैग्नीशियम के परमाणु में जो लास्ट वाला उसका कोश होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन के परमाणु संयोजकता देखें तो फ्लोरीन के परमाणु में अगर हम देखेंगे तो इसके आखिरी कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जगह ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, प्लस कर लेगा, तो इसके पास पूरे 8 हो जाएंगे। हर कोई अपना अष्टक पूरा करता है, या तो परमाणु को छोड़ते हैं या तो परमाणु को लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। पहले यहाँ पे हम एक परमाणु बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये होता है परमाणु का नाभिक, और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। एक परमाणु में उपस्थित उसके जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको कहते हैं परमाणु संख्या, और इसको हम Z से दिखाते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन भरे हुए होते हैं नाभिक के अंदर, और इसे जो है हम Z से दिखाते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं के परमाणु की संख्या Z समान होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो Z मान होता है वो 1 होता है, मतलब परमाणु संख्या 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है एक ही प्रोटॉन होता है इसके परमाणु में, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। ऐसे ही कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, क्योंकि कार्बन के परमाणु के नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास में घूमते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जैसे कि कार्बन के 12 U, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 U होता है। द्रव्यमान को U इकाई में नापा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन का हम द्रव्यमान कैसे देखेंगे, कि नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों की संख्या को मिलाकर उसका द्रव्यमान माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में होता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं एल्यूमिनियम का 27 U होता है, क्योंकि इसमें 13 जो है वो प्रोटॉन होते हैं और 14
14 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 13 + 14 जो है 27 हो गए, 27 हो गए। इसके जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जिसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों को जोड़ के द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे हमें नाइट्रोजन का लिखना है तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान संख्या लिखेंगे और नीचे परमाणु संख्या लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 होती है तो ऊपर 14 लिखेंगे और परमाणु संख्या जो है वो जितनी होती है वो नीचे लिखेंगे। ये इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई और ये यहाँ पर नीचे 7 इसकी परमाणु संख्या हो गई। अब हम देखेंगे समस्थानिक कि समस्थानिक क्या होते हैं। कुछ ऐसे तत्व की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग होती है। उदाहरण हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रोटेटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु लिया, ठीक है, तो इसमें इसकी द्रव्यमान संख्या 1 थी और परमाणु संख्या जो है वो भी 1 थी। फिर दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु लिया तो इसको हम बोलेंगे प्रोटियम। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन का ही परमाणु लिया, इसमें जो द्रव्यमान संख्या 2 थी लेकिन परमाणु संख्या 1 ही थी, इसको हमने कहा। ऐसे ही हमने थर्ड यहाँ पर लिया और इसकी जो द्रव्यमान संख्या थी वो 3 थी लेकिन परमाणु संख्या 1 ही थी। तो इस तरीके से इन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या थी वो अलग अलग थी। ये सेकंड वाला जो है इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। ये ट्राइटियम थर्ड वाला होता है। ये मैंने गलती से यहाँ पे ऊपर भी ट्राइटियम लिख दिया है। ये थर्ड जो है ये ट्राइटियम, ये है ड्यूटेरियम। यहाँ पर हम लिखेंगे ये फर्स्ट प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम और थर्ड ट्राइटियम। तो इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन में द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग थी और परमाणु संख्या 1 थी। तो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन में देखेंगे तो एक परमाणु में जो है उसकी द्रव्यमान संख्या 35 थी और परमाणु संख्या 17। ऐसे ही उसके दूसरे परमाणु में द्रव्यमान संख्या 37 थी और परमाणु संख्या जो है वो 17 थी। मतलब परमाणु संख्या सेम थी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे तो इनसे हम ये समझ सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या हैं? नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। नंबर 2, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और नंबर 3, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो समस्थानिकों का भी अलग अलग उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे संभारिक। संभारिक इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यह वह परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे उसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, परमाणु संख्या समान थी, ऐसे इसमें उल्टा है, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु संख्या अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए कैल्शियम, आर्गन, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40। यहाँ पर चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।